नमस्कार साथियों, अनअकैडमी के हिंदी यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे देश के अंतर्गत देश का उत्तर पूर्वी हिस्सा एक ऐसा क्षेत्र है जो बाकी के हिस्से से यानी कि मेनलैंड इंडिया से कुछ कटा हुआ दिखाई देता है। वहाँ पर अगर आप भारत के मध्य भाग से उत्तर पूर्व की ओर जाना शुरू करेंगे तो आप सिलीगुड़ी गलियारे से होकर के जाएंगे, और वो जो गलियारा है वो अपने आप में बहुत ही छोटा एक एरिया है। अगर आप ओवरऑल देखें तो कुछ ही किलोमीटर का रास्ता है जिसको चिकन नेक भी कहा जाता है। तो अगर हम कुछ ऐसे रास्ते निकाल लें जो भारत के मुख्य भूमि को उत्तर पूर्वी राज्यों से कनेक्ट करने की सुविधा प्रदान करे तो हमारे लिए एक बेहतर स्थिति विकसित हो सकती है, और साथ ही जो उत्तर पूर्वी राज्य हैं वहाँ पर भी कुछ डेवलपमेंट से जुड़े हुए प्रोजेक्ट और आर्थिक विकास की स्थितियाँ बन सकती हैं। एक ऐसे ही प्रोजेक्ट की शुरुआत हाल ही में की गई है जिसमें रेल लिंक का प्रयोग किया गया है। तो भारत और बांग्लादेश के संबंधों के बीच में एक नया आयाम खोलने की दिशा में इस कदम को आप देख सकते हैं। और ये कदम ऐसा नहीं है कि अभी शुरू किया गया है, इस कदम को पहले 2020-21 के आसपास शुरू हो जाना था, मगर आपने कोविड-19 की परिस्थितियां देखी थी और कुछ अन्य तरह की भी कुछ दिक्कतें आई थी जिसके चलते शुरू नहीं हो पाया। तो बहरहाल हम चर्चा कर रहे हैं भारत और बांग्लादेश के बीच में एक रेल लिंक बनाया गया है। कौन सा है ये? अखौरा अगरतला रेलवे लिंक। तो इससे भारत को क्या फायदा होने वाला है? इसके अलावा भारत और बांग्लादेश के जो संबंध हैं 1971 के बाद से आप देखते हैं कि बांग्लादेश नामक एक नया देश नक्शे में दिखना शुरू होता है। ठीक है, उसके पहले इस देश को किस नाम से हम जान रहे होते हैं? इसके पहले हम इसे कहते थे पूर्वी पाकिस्तान। तो बांग्लादेश का जो मुक्ति संघर्ष रहा है उसमें भारत का एक बहुत बड़ा योगदान था बांग्लादेश को आज़ाद कराने के लिए, क्योंकि जब आज़ादी 1947 को हमें मिली थी तो पाकिस्तान नामक एक नया देश बना था जो कि भारत के पश्चिमी क्षेत्र में मौजूद था। लेकिन उसी पाकिस्तान का एक और हिस्सा था जिसे आप बांग्लादेश के नाम से जानते हैं, इसको उस समय कहा जाता था पूर्वी पाकिस्तान। ठीक है, तो भारत का एक सहयोग इस समय से ही बांग्लादेश के साथ दिखता है, और बांग्लादेश और भारत के संबंध कुछ छोटे मोटे विवादों को छोड़ दे तो हमेशा से ही बांग्लादेश के साथ अच्छे ही दिखाई देते हैं। हालांकि उसमें कुछ राजनीतिक एंगल भी फंसते हैं, जब कभी भी सरकार परिवर्तित होती रही है तो थोड़ा सा अंतर आ जाता है संबंधों में। बहरहाल ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो संबंध बेहतर ही रहते हैं, और एक बहुत लंबा बॉर्डर है जो हम बांग्लादेश के साथ शेयर करते हैं। तो पूरी कहानी विस्तार से समझेंगे और जो चर्चा के बिंदु रहेंगे कुछ इस तरह से होंगे। खबरों में क्यों है, परियोजना के बारे में विस्तार से आपको बताएंगे कि क्या परियोजना है, किस तरह से शुरू की गई, क्या बजट था, क्या लाभ होगा, है ना, फंडिंग कैसे मिली, त्रिपुरा के लिए क्या इसकी वैल्यू है, क्योंकि यहाँ पर त्रिपुरा के अगरतला को जोड़े जाने की बात की जा रही है। तो मौजूदा भारत और बांग्लादेश के बीच में ट्रेनें और कौन कौन सी चल रही हैं, ठीक है, ये भी एक सवाल होगा। इससे सेवाएं किस तरह की हमारे लिए बढ़ेंगी, ठीक है। इसके अलावा क्या निष्कर्ष हो सकता है इस पूरे प्रोजेक्ट का या इस पूरे डेवलपमेंट का, ठीक है, इन सभी बातों पर बात करते हैं। लेकिन उससे पहले एक और स्पेशल जानकारी है आप सभी के लिए कि जो स्पेशल क्लासेस आप लोग अनअकैडमी के एप्लीकेशन के माध्यम से देखते हैं उसका एक फेस्टिवल जैसा माहौल शुरू हो रहा है, और 4 नवंबर से 6 नवंबर के बीच में आप जा करके विस्तार से उन कक्षाओं को देख सकते हैं। तो जो भी अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर्स हैं वो सभी आपको वहाँ मिल जाएंगे, और मेरी जो स्पेशल क्लासेस है उसके बारे में मैं आपको अक्सर जानकारी वैसे भी देता रहता हूँ। तो शाम को 7 बजे मेरी क्लासेस भी आपको वहाँ पर लाइव मिल जाएंगी। जुड़िए उससे और एजुकेटर्स से लाइव इंटरेक्ट करके अपने सवालों और डाउट्स को क्लियर कीजिए और कुछ नई चीज़ों को सीखिए, क्योंकि 2024 का प्रीलिम्स एग्ज़ाम है वो भी बहुत नज़दीक आ चुका है। ठीक है, लगभग 6 महीने का समय आप लोगों के पास है। अगर आप अभी से करंट अफेयर्स या फिर बेसिक सब्जेक्ट्स को पकड़ उस पर नहीं बनाएंगे तो फिर आपको प्री निकालना मुश्किल पड़ जाएगा। तो करंट अफेयर्स की मेरी क्लासेस भी चल रही हैं जिसमें मैं आपको पिछले साल भर के करंट अफेयर्स कंप्लीट कराने की कोशिश कर रहा हूं। अभी आर्ट एंड कल्चर की कुछ क्लासेस हुई हैं, इसके अलावा हम साइंस एंड टेक पर भी क्लासेस ले रहे हैं। ठीक है, तो वहां पर जुड़ सकते हैं। इसके अलावा रिपीटर्स के लिए एक बैच है, मैंने आपको पहले ही बताया है, 31 अक्टूबर से शुरू हो चुका है, इसे ज्वाइन कर सकते हैं आप, या फिर लक्ष्य बैच को आप शुरू कर सकते हैं जो कि आपको एकदम विस्तार से तैयारी कराएगा।
ये भी शुरू हो चुका है, इसको भी आप सब्सक्राइब करने के लिए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा ऐसे बच्चे जिनको एक बार में फीस पे करने में समस्या आती है वो ईएमआई का ऑप्शन चुन सकते हैं, या फिर ऐसे बच्चे जो स्कॉलरशिप टेस्ट में एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं तो उनके लिए एक मौका है कि वो इस टेस्ट से जुड़ करके कुछ मुफ्त सेवाएं प्राप्त कर सकते हैं। जो आपकी ट्यूशन फी होने वाली है उसको आप रिफंड करा सकते हैं अगर आपका स्कोर टॉप पर आता है। ठीक है, तो जल्दी से इन सभी सुविधाओं का आप लाभ उठा सकते हैं और इससे जुड़ सकते हैं। चलिए टॉपिक पर आगे बढ़ते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो भारत की तरफ से एक हम कहें प्रधान नेता के रूप में है, और बांग्लादेश से कौन है, शेख हसीना जो वहाँ की प्रधानमंत्री हैं, तो दोनों ही शीर्ष नेताओं ने इस उद्घाटन को शुरू किया है। तो एक तरह से क्रॉस बॉर्डर रेल लिंक है। कहाँ कहाँ पर जोड़ती है, त्रिपुरा के अगरतला को बांग्लादेश के अंतर्गत मौजूद एक जिले जैसी स्थिति है, जिले से हम कहें सब जिला इसको माना गया है, तो अखौरा को जोड़ती है। तो अखौरा कहाँ पर है, ये आपके लिए एक सवाल होगा। अखौरा और अगरतला, हो सकता है कोई प्रश्न ऐसा फ्रेम कर दिया जाए कि हाल ही में एक कनेक्टिविटी परियोजना शुरू की गई है अगरतला से अखौरा तक, तो ये किस देश से संबंधित है। आपको ऑप्शन में म्यांमार भी दिया जा सकता है। मान लीजिए आप अगरतला को थोड़ा गैस कर पाए तो हो सकता है म्यांमार में आपको कंफ्यूजन हो जाए, या नेपाल डाल दे या भूटान डाल दे, कंफ्यूज तो किसी भी तरह से हो सकते हैं आप। तो खुल्ला मोंगला पोर्ट रेल लाइन और बांग्लादेश के पैनल में मैत्री सुपर थर्मल पावर प्लांट की यूनिट 2 का भी उद्घाटन हुआ है। बेसिकली इतनी सारी जो है नई शुरुआत की गई है, लेकिन आज के टॉपिक में जो इंपॉर्टेंट है वो है अखौरा और अगरतला की जो रेल लिंक कनेक्टिविटी है। एक बार भारत और बांग्लादेश के नक्शे को देखिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो भारत और बांग्लादेश के बीच में जो सीमा है वो भारत की इसके सभी पड़ोसियों के साथ अगर आप सीमा देखेंगे उनमें सबसे ज़्यादा है, यानी लगभग 4096.7 किलोमीटर का एरिया ये पूरा बॉर्डर कवर करता है, जो आपको यहाँ से पश्चिम बंगाल के हिस्से में सबसे बड़ा एरिया दिखाई देगा। ठीक है, कुछ इस तरह से होते हुए फिर इधर असम, मेघालय, ठीक है, फिर इधर त्रिपुरा और मिजोरम के क्षेत्रों को कवर करता हुआ फिर इधर जाकर के खत्म होता है। फिर इसके बाद आपको दिखेगा यहाँ म्यांमार। तो अगर कोई ये पूछे कि क्या बांग्लादेश का बॉर्डर म्यांमार से लगता है, बिल्कुल लगता है। ये आपको यहाँ पर दिख रहा है ये वाला इतना हिस्सा, ठीक है, और भारत के कई सारे अलग अलग राज्यों से भी लगता है। और सबसे बड़ी सीमा किससे लगती है, पश्चिम बंगाल से लगती है। टोटल बॉर्डर कितना है, 4096। अभी का त्रिपुरा कहाँ आपको दिख रहा है, कुछ इस तरह से आपको त्रिपुरा की सीमा दिखेगी, और फिर यहाँ पर आपको मिजोरम मिलेगा, या मिजोरम कह सकते हैं, ये है त्रिपुरा। तो त्रिपुरा का अगर आप ओवरऑल बॉर्डर देखेंगे तो त्रिपुरा के साथ इस समझौते के एक महत्व के रूप में इस बात को भी आपको समझ में आएगा, लगभग 856 किलोमीटर के आसपास त्रिपुरा का बॉर्डर बांग्लादेश के साथ लगता है। ठीक है, तो ये क्लैरिटी अब आपको मिल गई कि अच्छा ठीक है भाई, ये बांग्लादेश का नक्शा है और ये भारत का एरिया है और ये त्रिपुरा है जो यहाँ पर कनेक्ट कर रहा है। अगर आप उत्तर पूर्वी बाकी राज्यों को भी यहाँ पर देखेंगे तो उत्तर पूर्व का हिस्सा आपको लैंडलॉक दिखाई देगा, जिसके पास कोई पोर्ट नहीं है। अभी आगे इसके जब आप लाभों को समझेंगे तब आपको ये बात और क्लियर होगी। तो पहले परियोजना से समझ लें कि परियोजना आखिरकार है क्या। तो अगरतला और अखुरा लिखा हुआ है, या आप अखौरा भी कह सकते हो। इसकी स्पेलिंग कुछ इस तरह से होगी, अखौरा। अगरतला अखौरा रेलवे लाइन जो कि 12.24 किलोमीटर तक लंबी बताई गई है। इसकी लंबाई कितनी है, कहां से कहां तक है ये, अगरतला से इस नक्शे पर आपको थोड़ा सा दिखेगा, ये 15 नहीं है, ये है 12.24। ठीक है, तो ये अगरतला से शुरू होकर गई है कहाँ, अखौरा तक, इसी की लंबाई है जो बताई गई है। ठीक है, अब इसमें आपको दिख रहा होगा एक हिस्सा भारत का है, यानी अगर आप इतना हिस्सा निकाल लें, इसकी लंबाई कितनी है, भारत के त्रिपुरा में 5.46 किलोमीटर तक गई है। ठीक है, उसके बाद बांग्लादेश का जो हिस्सा है उसमें आपको मिलता है ब्राह्मणबाड़िया जिला। कौन सा जिला, ब्राह्मणबाड़िया जिला, और जिसके अंतर्गत अखौरा एक सब डिस्ट्रिक्ट के रूप में आता है। तो यहाँ पर आपको इसकी जो लंबाई है लगभग 6.78 किलोमीटर के आसपास दिखती है, और ओवरऑल अगर आप देखोगे तो 12 किलोमीटर से ज्यादा का ही एक एरिया यहाँ पर बनता है। अब यहाँ से ट्रेन मान लीजिए शुरू हुई तो ये यहाँ से चलते हुए एक बॉर्डर तक पहुंचेगी, है ना, और आप फिर कहोगे कि सर यहाँ पर तो इंटरनेशनल बॉर्डर शुरू हो जाएगा, तो अगर ट्रेन में हम बैठ गए और सीधे पहुंच गए तो फिर तो हम ऐसे ही पहुंच जाएंगे या कोई भी व्यक्ति पहुंच जाएगा, इसका भी ध्यान रखा गया है। तो एक आवर्जन जांच
यहाँ पर इमिग्रेशन की जांच की जाएगी भारत और बांग्लादेश सीमा पर निश्चिंतपुर के एरिया में। इधर पर निश्चिंतपुर पड़ता है, तो यहाँ पर ही इसकी जांच होगी। और बांग्लादेश से फिर यहाँ से अगर आप पहला स्टेशन देखते हैं तो गंगा सागर शुरू होगा। हाल ही में एक जो सफल परीक्षण हुआ है वो है मालगाड़ी का, और आगे की प्लानिंग ये है कि अब हम यहाँ से पैसेंजर गाड़ियाँ, जो यात्री गाड़ियाँ होती हैं, उनको भी भेजना शुरू कर देंगे। तो इसका संचालन अभी किया जाना बाकी है, और आगे भी और लंबे प्लान है कि अभी जो छोटा सा रेल लिंक शुरू कर रहे हैं उसको और विस्तारित कर दें। और विस्तारित कैसे कर दें, इस नक्शे में आपको समझ में आएगा कि जो ओवरऑल योजना है वो क्या है। यहाँ आपको दिख रहा है अगरतला, है ना, ये कौन सा है, ये है अखौरा, यहाँ पर ये है अगरतला, त्रिपुरा का एरिया है, क्लियर है। अब यहाँ से हमारा एक प्लान ये है कि बांग्लादेश के पास पहले से एक रेल नेटवर्क मौजूद है चिटगोंग से, ठीक है, यहाँ से ये शुरू होगा और जोड़ देगा अखौरा को, मतलब जो बेसिकली जुड़ा हुआ है। दूसरा यही अखौरा आगे चल करके जाएगा ढाका, और ढाका से आगे जाएगा पेत्रापोले, और पेत्रापोले से कोलकाता। तो ओवरऑल अगर आप देखो तो पहली बात तो कनेक्टिविटी मिल रही है कोलकाता से ढाका तक, और दूसरी मिल रही है ढाका से आगे बढ़कर अगरतला तक। तो अगर कोई भारत से अगरतला जाना चाहता है तो जो ओवरऑल दूरी है उसमें काफ़ी ज़्यादा कमी आएगी। अभी आगे मैं आपको आंकड़े दिखाऊंगा। तो जो प्रोजेक्ट है इसकी कुल लागत लगाई गई है 1255.1 करोड़। हालांकि शुरुआती लागत इसकी कुछ कम थी, जिसमें भारत और बांग्लादेश दोनों ही शेयर अलग अलग रूप से यहाँ पर देने वाले थे। भारत का हिस्सा ज़्यादा था और बांग्लादेश का कम था, लेकिन अब जो नया प्रोजेक्ट है उसमें भारत ने ही पूरा खर्च उठाने की बात कह दी है। तो ओवरऑल जो कनेक्टिविटी है अभी आपको उसमें और क्लैरिटी मिलेगी, ठीक है। और अगर आप ये देखें कि हमारे आसपास, मतलब भारत का ही जो क्षेत्र है उसमें हमारा जो रेलवे नेटवर्क है वो कैसे कनेक्टेड है, ठीक है, और बांग्लादेश को कौन कौन से बॉर्डर पर जोड़ता है। शुरुआत में 1971 के आसपास अगर आप देखते हो या उसके और पहले देखते हो तो लगभग 7 रेल लिंक थे जो भारत को इससे जोड़ते थे बांग्लादेश से, लेकिन अभी कुछ 5 ही मेरे ख्याल से चालू हैं, देख लीजिएगा उसको। तो ओवरऑल अगर आप इंडिया में देखें तो ये आपको दिख रहा है अगरतला से शुरू होकर के एक रेलवे नेटवर्क जो हमारे यहाँ ही मौजूद है, ठीक है, जो भारत के अंतर्गत ही चल रहा है। फिर लुमडिंग, फिर गुवाहाटी, फिर इस तरह से आगे गया है चंद्राबंधा, ठीक है, उसके बाद ये गया है हल्दीबाड़ी, फिर और आगे गया है सिलीगुड़ी, फिर यहाँ से राधिकापुर, फिर आगे गया है सिंघाबाद, फिर आगे आया है पेत्रापोल, उसके बाद कोलकाता। ये हमारे पास मौजूद है। अगर हम यहाँ पर थोड़ी सी कनेक्टिविटी और प्राप्त कर पाएँ तो हमारे लिए और अच्छा होगा। एक कनेक्टिविटी ये जो भारत को यानी अगरतला को कोलकाता से जोड़ देगी, और दूसरी कनेक्टिविटी आपको यहाँ दिखाई देगी चिटगोंग। अब हम चिटगोंग की बात क्यों कर रहे हैं भाई, दक्षिण में किसी को क्यों जाना है, कोई यहाँ क्यों जाएगा, है ना, ये इंपॉर्टेंट है। आप थोड़ा सा समझिए कि अगर हमें पोर्ट चाहिए, मतलब अगर हमें पूर्वोत्तर भारत से कुछ व्यापार करना है और शिपिंग के जरिए करना है तो हम इस पोर्ट का यूज़ कर पाएंगे, है ना। तो चिटगोंग पोर्ट है, इसका इस्तेमाल हम कर पाएंगे। अदरवाइज फिर हम यहाँ से पूरा लेकर के जाएं यहाँ, और यहाँ से लेकर जाएं कोलकाता, तो किसी भी निर्यात के लिए जो लॉजिस्टिक्स की लागत है वो उस निर्यात को महंगा कर सकती है और बाजार की प्रतिस्पर्धा से सीधे तौर पर बाहर कर सकती है। ये बात आप लोगों को मालूम है, आपने पढ़ रखा है अपने इकोनॉमी वाली क्लास में, और मैं मान के चलता हूँ आपने पढ़ा है कि जो हमारी निर्यात की लागत है अगर वो कम होगी, है ना, अगर हमारी निर्यात की लॉजिस्टिक्स यानी कि परिवहन लागत कम होगी तो हमारे लिए जो निर्यात होगा वो क्या हो जाएगा, सस्ता हो जाएगा। तो अगर हमारा निर्यात सस्ता है तो वो बाकी के लोगों, बाकी के देशों के द्वारा किए जा रहे निर्यात से प्रतिस्पर्धा कर सकता है। क्योंकि सिर्फ लॉजिस्टिक्स की अगर हम लागत बढ़ा देंगे तो ऐसा नहीं कि कुछ हमारे जो निर्यातक है उनको अलग से लाभ मिल जाएगा, उनका केवल खर्च बढ़ेगा और उनका जो निर्यात है वो कम हो जाएगा, है ना, निर्यात की मांग कम हो जाएगी। तो यहाँ से एक फ़ायदा ये होगा कि अगर हम डायरेक्टली यहाँ से ही ले जाएं तो कीमतों में काफ़ी ज़्यादा कमी आ सकती है। एक फ़ायदा अभी हाल मैंने आपको बता दिया, बाकी और भी फ़ायदे हैं जो आपको बाद में समझ में आने वाले हैं। अब एक प्रश्न ये है कि प्रोजेक्ट की फंडिंग क्या है। तो 2013 में इसके लिए एक MOU साइन किया गया था जो 2016 में इसका शुरुआती बजट लेकर के आया, और शुरुआती बजट क्या था, 972.52 करोड़ रुपए, जिसको 2 हिस्सों में डिवाइड किया था। लगभग 580 करोड़ रुपए भारत के हिस्से में आने थे और लगभग 392.52 करोड़ रुपए किसको देने थे, बांग्लादेश को देने थे। लेकिन किसी कारण से 2 बार इसमें संशोधन होता रहा,
किसी भी तरह से प्रोजेक्ट पर सहमति नहीं बन पाई, कभी कुछ होता रहा, तो बजट बढ़ता रहा। मतलब बढ़ता क्यों रहा? क्योंकि ये 2 बार संशोधित हुआ है। अंतिम रूप से जो परियोजना पर हमने एग्रीमेंट किया वो आया है 1255.10 करोड़ रुपए, अनुमानित है अभी, ठीक है। इसमें 2 तरह से इसको फंड किया जाएगा। अब आपको पता है कि एक हिस्सा होगा जो भारत की तरफ से बन रहा होगा, ये वाला, उसका कुछ हिस्सा होगा जो बांग्लादेश के साइड पर बनेगा, है ना। तो जो भारत की तरफ से हिस्सा बन रहा है, अब आराम से समझिएगा, एक हिस्सा ये है और एक हिस्सा ये है, फिर क्योंकि दोनों ही देशों में उसकी कनेक्टिविटी होनी है। तो जो भारत की तरफ से हिस्सा बन रहा है उसको उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्रालय वित्त पोषित करेगा। कौन करेगा? उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्रालय। आगे बढ़िए, कौन सा हिस्सा आएगा? बांग्लादेश वाला। अब बांग्लादेश वाला हिस्सा चूंकि पहले बांग्लादेश को पेमेंट करनी थी, लेकिन भारत ने कहा कि हम इसका वित्त पोषण करेंगे, ठीक है। तो भारत की तरफ से विदेश मंत्रालय इस पेमेंट को करेगा और बांग्लादेश को सहायता के रूप में, कि हमने सहायता की है, इस फंडिंग को किया जाएगा। अब इसमें 2 कंपनीज हैं, एक तो पीएसयू है, पीएसयू को मतलब सरकारी नियंत्रण वाली कंपनी, इंडियन रेलवे कंस्ट्रक्शन इंटरनेशनल लिमिटेड, इसको कहते हैं इरकॉन, IRCON, यानी इंटरनेशनल रेलवे कंस्ट्रक्शन इंटरनेशनल लिमिटेड। और दूसरी है एक प्राइवेट कंपनी, ठीक है, जो बांग्लादेश की, अच्छा ये जो इंडियन रेलवे है, इरकॉन है, ये भारत की तरफ वाले हिस्से का निर्माण करेगी, और जो टेक्समैको है, ठीक है, ये बांग्लादेश की तरफ वाले हिस्से का निर्माण कार्य करने का जिम्मेदारी इसको सौंपी गई है। अब बीच में क्या हुआ, कई सारी ऐसी लैंड एक्विजिशन थी, भूमि का अधिग्रहण था, जिसको लेकर के समस्याएं आ रही थी, इसकी वजह से भी ये प्रोजेक्ट थोड़ा सा आगे बढ़ा था। इसके अलावा 2021 में इस प्रोजेक्ट को शुरू हो जाना था, जैसा मैंने आपको शुरू में बताया, 2020-21 में पूरा हो जाना था, लेकिन कोविड-19 और लैंड से जुड़ी हुई कुछ समस्याओं के चलते इस प्रोजेक्ट को फिर और आगे बढ़ाया गया है और अब इसकी शुरुआत आपको होती हुई दिख रही है। तो पहला क्वेश्चन यह है कि जिस क्षेत्र से जोड़ा जा रहा है, किससे जोड़ा जा रहा है? त्रिपुरा से जोड़ा जा रहा है। तो त्रिपुरा के लिए इसका क्या महत्व है, त्रिपुरा वालों को क्या लाभ मिलने वाला है ना। तो पहले आप समझिए कि त्रिपुरा क्या है? लैंडलॉक्ड है, एक स्टेट है, लैंडलॉक्ड है, वहां से कोई ऐसी कनेक्टिविटी हमारे पास डायरेक्टली नहीं है जो हमें, यानी इस नक्शे में आपको समझ में आएगा, ऐसी कोई कनेक्टिविटी नहीं है जो सीधे हमें पोर्ट्स तक पहुंचा दे। तो हम यहाँ पर किस रूट का यूज करते हैं? अगर रेलवे रूट का भी यूज करें तो ऐसे घूम करके हमें जाना पड़ता है, एक बहुत लंबा रास्ता है। तो इस परियोजना का व्यावहारिक महत्व भी है और एक भावनात्मक महत्व भी है। पहला तो आर्थिक लाभ, ठीक है, दूसरा लोगों का आवागमन, तीसरा एक ऐतिहासिक चीज भी है इसमें, यानी कि जब 1971 का बांग्लादेश का मुक्ति युद्ध चल रहा था, उस समय त्रिपुरा में बहुत सारे लोगों को यहाँ पर शरणार्थी के रूप में लिया गया था। इसके अलावा त्रिपुरा वह स्थान था जहां पर लगभग 7 या 8 के आसपास जो मुक्ति वाहिनी थी, जो मुक्ति योद्धा थे, उनको ट्रेनिंग कैंप यहाँ पर लगाए गए थे। तो 14 लाख तो लगभग आबादी थी और लगभग 15 लाख बांग्लादेश से युद्ध के दौरान जो शरणार्थी आए थे उनको त्रिपुरा ने शरण दी थी। तो एक कनेक्टिविटी की, या हम कहें पहले से एक भावनात्मक लगाव दोनों ही क्षेत्रों का है। इसके अलावा जो अगरतला से कलकत्ता की दूरी 1600 किलोमीटर अभी भारत के क्षेत्र से होकर के जाएंगे तो होती है, वो लगभग 500 किलोमीटर रह जाएगी। तो आप समझ रहे हो कि कितना लंबा जो डिस्टेंस है घूम करके जाने वाला, वो कम हो जाएगा। तो जैसा मैंने आपको बताया कि परिवहन की लागत यहाँ पर कम हो जाएगी। अगला क्या है? त्रिपुरा और बांग्लादेश की सीमा बता ही दिया, 856 किलोमीटर है, तो यहाँ पर भी एक फायदा मिल रहा है त्रिपुरा को। अगला, बांग्लादेश के निर्माण के दौरान त्रिपुरा द्वारा शरणार्थियों को आश्रय दिया गया था, तो आपका जो भावनात्मक वाला इशू है वो आ जाएगा। और कनेक्टिविटी से दोनों पक्षों के बीच में जो संबंध है और बेहतर होते हुए दिखेंगे। इसके अलावा आप परिवहन को बढ़ावा होता हुआ देखेंगे और पर्यटन को भी इससे बढ़ावा मिलेगा। ये 2 चीजें और आप ऐड कर लीजिए, यानी अगर आप लाभ को लिखेंगे तो कुछ इन पॉइंट्स का आप यूज कर पाओगे। कैसे? पहला, रेल लिंक जो अगरतला और कोलकाता के बीच ढाका के रास्ते से होकर के जो जाती है, तो यात्रा का समय 31 घंटे से कम करके 11 घंटे तक का कर देती है और दूरी कितनी, 1600 से 500 किलोमीटर के आसपास ला देती है। इसी तरह से क्या है, व्यापार को बढ़ावा मिलेगा। जब दूरी कम हो जाएगी तो ट्रेड बढ़ेगा और सस्ता हो जाएगा, है ना। तो बांग्लादेश के चटगांव बंदरगाह का यूज करके जो उत्तर पूर्वी क्षेत्र हैं वो माल का परिवहन कर सकते हैं, पोर्ट का यूज कर सकते हैं। तो भारत के 7 सिस्टर स्टेट्स कहे जाने वाले जो क्षेत्र हैं वहां पर व्यापार बढ़ेगा, निर्यात बढ़ेगा और छोटे जो उद्योग हैं, क्योंकि वहाँ की इकोनॉमी बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं है, तो जो छोटे उद्योग हैं उनको भी लाभ होगा। और वहाँ पर अक्सर आप देखोगे तो नेचर फ्रेंडली चीज़ें ज़्यादा बनाई जाती हैं, इको फ्रेंडली जो चीज़ें होती, जैसे एक मैट बनाई गई थी, वहाँ की युवतियों ने बनाई थी, ठीक है। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं
उनका भी जब एक्सपोर्ट होगा तो यहाँ से बढ़ सकता है। अगर मान लो अभी के समय उनको अपना उत्पाद ले जाना हो तो बहुत लंबी दूरी होगी, फिर जैसे ही दूरी कम होगी उससे लाभ भी ज़्यादा होगा। अगला क्या है, कनेक्टिविटी बढ़ेगी। तो भारत और बांग्लादेश के जो क्षेत्र हैं, बेसिकली भारत का पूर्वोत्तर क्षेत्र, तो वहाँ पर रेल कनेक्टिविटी का विस्तार होगा। लैंडलॉक्ड होने के चलते चटगांव बंदरगाह से लाभ मिलेगा और पर्यटन को भी लाभ होगा, टूरिज्म भी बढ़ सकता है। तो भारत क्या कर सकता है, कुछ खास क्षेत्रों को टूरिज्म के रूप में डेवलप कर सकता है और दोनों देशों के बीच में जो आवागमन है लोगों का वो भी और आसान हो सकता है। तो अभी वर्तमान में ऐसा नहीं है कि ये पहला ट्रेन लिंक हम शुरू कर रहे हैं, कुछ और ट्रेन भी है, लगभग 3 ट्रेनों के नाम आप नोट कर सकते हो जो कि भारत और बांग्लादेश के बीच में कनेक्टिविटी देती हैं। जैसे कि अगरतला और अखौरा परियोजना अभी शुरू हो रही है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो एक है बंधन एक्सप्रेस। कौन सी है, बंधन एक्सप्रेस, जो कोलकाता और खुलना के बीच में 2017 के आसपास फिर से शुरू की गई थी। इसके पहले अगर आप देखेंगे 1965 तक जब भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था उसके पहले तक एक एक्सप्रेस चलती थी, बारीसाल एक्सप्रेस। ठीक है, तो जब युद्ध हुआ तो इस एक्सप्रेस की सेवा बंद कर दी गई। अब इसी वे को फिर से शुरू किया गया है। अगर आप पीछे इस नक्शे में देखेंगे, इस नक्शे में आपको दिख जाएगा, तो ये वाला जो क्षेत्र है, ये वाला एरिया बेनापोले और पेट्रापोले, इसको जोड़ती है ये। यहाँ पर चलती थी बारीसाल और यहाँ पर मैत्री एक्सप्रेस शुरू की गई है। इसके अलावा जो दूसरी ट्रेन है वो कौन सी है, सॉरी, वो बंधन एक्सप्रेस वहां पर शुरू की गई है। दूसरी है मैत्री एक्सप्रेस जो कि ढाका के मध्य अप्रैल 2008 में शुरू की गई थी। ठीक है, ढाका छावनी और कोलकाता के बीच में 2008 में। अगली है मिताली एक्सप्रेस जो कि उत्तर बंगाल के सिलीगुड़ी को बांग्लादेश की राजधानी के बीच में जोड़ती है। इसकी घोषणा 2021 में की गई थी। तो मिताली एक्सप्रेस भी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए थे तो उन्होंने उसकी शुरुआत करने की बात कही थी। अब आपको इस पूरे टॉपिक को कंक्लूड करना है, आप किन पॉइंट्स के साथ इसे कंक्लूड करेंगे ये भी समझ लीजिए। तो पहले आप कह सकते हो कि अपनी रणनीतिक और भू राजनीतिक स्थिति के कारण बांग्लादेश भारत के लिए दक्षिण पूर्व एशिया में प्रवेश द्वार के रूप में कार्य कर सकता है। यानी भारत के अंतर्गत जो बांग्लादेश की अवस्थिति है वो बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा अगर हम बांग्लादेश के साथ संबंध बेहतर रखते हैं और अपने संबंधों के अलावा जो कनेक्टिविटी है वो बेहतर रखते हैं तो हम चीन को भी काउंटर कर पाएंगे, क्योंकि बांग्लादेश चीन की वन बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव परियोजना का भी हिस्सा है। ऐसे में एक तरफ उसका झुकाव ना बढ़े, हमारे साथ भी उसके संबंध बेहतर बने रहें, क्योंकि एक लंबा बॉर्डर है जो भारत का बांग्लादेश के साथ लगता है। इसके अलावा उत्तर पूर्वी राज्यों से कनेक्टिविटी में भी सुधार हो सकता है और जो सिलीगुड़ी गलियारा है उस पर जो दबाव है वो कुछ कम हो सकता है, क्योंकि वो एकमात्र ऐसा हिस्सा एक रास्ता है अगर जहां पर चीन ने या किसी अन्य तरह की स्थितियों में वो रास्ता बंद हो जाता है तो उत्तर पूर्व से हमारी कनेक्टिविटी खत्म हो जाएगी। इसलिए हम कुछ वैकल्पिक रास्तों को भी तलाशने की कोशिश कर रहे हैं। यानी ये वाले की हम बात कर रहे थे तो इसमें थोड़ा सा नहीं दिख रहा है, लेकिन ये पूरा जो क्षेत्र है हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको हम खो नहीं सकते, है ना। तो हमारे पास कनेक्टिविटी के लिए ये रास्ता अगर खुलता है तो और अच्छा है। इसके अलावा हम यहाँ से इस दिशा में भी जा सकते हैं और इस प्रकार की जो रेलवे लिंक परियोजनाएं हैं लोगों को और सामानों की सीमा पार आवाजाही से जुड़ी हुई सुविधाओं को प्रदान करती हैं और आर्थिक संपर्कों को बढ़ाने का भी काम करती हैं। इसके साथ ही आप इसको पूरा कर पाओगे। अब एक सवाल आपको जरूर लिखने का प्रयास करना चाहिए ताकि आपने इतनी देर से मुझे जो सुना है उसको आप पन्नों पर लिखना सीख सकें। क्या है, भारत और बांग्लादेश के बीच निर्बाध परिवहन कनेक्टिविटी भारत के पूर्वोत्तर के विकास के लिए जरूरी है या महत्वपूर्ण है, स्पष्ट कीजिए। 150 शब्दों में आपको लिखना है। इस उत्तर को लिखने का प्रयास जरूर कीजिएगा। कोई समस्या आती है लाइव सेशन में आके मुझसे पूछिए या कमेंट सेक्शन में लिखिए, ठीक है। और आप लोगों के बहुत सारे सवाल थे एनसीईआरटी को लेकर के, तो वो सीरीज चल रही है। इसके अलावा इकोनॉमी की सीरीज भी मैं शुरू करने जा रहा हूँ, तो आप लोग निश्चिंत रहिए। एनसीईआरटी की जो कक्षाएं हैं बराबर चलती रहेंगी। कई लोग लिख रहे हैं कि सर लगता है फिर से शुरू नहीं होगी, शुरू है, चल रही है, और भी जो विषय हैं वो भी आपको शुरू कराए जाएंगे, ठीक है। तो आराम से पढ़िए, विस्तार से पढ़िए, अपना ख्याल रखिए। शुक्रिया।